ओके तो हमने कल दो चीज़ देख ली थी जो ये बताती है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। पहला था एंथैल्पी, दूसरा था एंट्रोपी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, जो हमको ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा कि कोई भी रिएक्शन जो है वेदर इट इज़ स्पॉन्टेनियस और नॉट, और उसकी फिजिबिलिटी है कि नहीं उस रिएक्शन की, ये चीज़ हमको बताएगी। ठीक है, तो उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल G से। सो लिखो, there is another thermodynamics quantity that helps in there is another thermodynamic quantity that helps in predicting the spontaneity of a process. It is called Gibbs free energy and denoted by capital G. इसको फॉर्मूला है G इज इक्वल्स टू होता है H माइनस TS। ठीक है, जो G है वो किस पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी पे भी और एंट्रोपी पे भी। ठीक है, और साथ में टेम्परेचर पे भी। तो G इज इक्वल्स टू H माइनस TS। अब देखो, एंथैल्पी भी हमारी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी भी मैंने बताया स्टेट फंक्शन है, तो G जो होता है वो भी स्टेट फंक्शन होता है। तो आप इसमें भी आप डेल्टा G निकाल सकते हैं, चेंज इन दी गिब्स एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर हम कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा उस केस में करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन। लिख लो, Gibbs Helmholtz reaction equation, sorry। एक्चुअली G का कोई सिग्निफिकेंस उतना है नहीं, हम जो भी बात करेंगे ना डेल्टा G मतलब चेंज जो है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, पहले क्या था बाद में क्या था, और दोनों का माइनस। सो दिस रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट, नॉट दिस वन। डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल S। एक्चुअली ये डेल्टा G होता क्या है, डेल्टा G जो है ना वो इक्वल टू होता है माइनस ऑफ W। मतलब किसी सिस्टम में उसकी जितनी ज़्यादा गिब्स एनर्जी है वो उतना सिस्टम जो है वर्क परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं बोलूँ एक सिस्टम की जो G है इट इज़ -100। ठीक है, कहाँ थे तुम लोग, अभी आ रहे हो? अच्छा, ओके। सो G इज इक्वल्स टू -100 किलो जूल अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम इतना वर्क कर सकता है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी बताता है कि कोई भी सिस्टम कितना वर्क करने के लिए पॉसिबल है। ओके, अब ये गिब्स फ्री एनर्जी से हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो देखो, अब गिब्स फ्री एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा H और डेल्टा S पे। ठीक है, अच्छा एक बात और है, अगर ये जो डेल्टा G है हमारा -100 है तभी सिस्टम क्या करेगा, वर्क करने के लिए पॉसिबल है। अगर डेल्टा G हमारा पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, हाँ नहीं, अगर डेल्टा G पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है कि हमको सिस्टम के ऊपर वर्क करना है, तब वो रिएक्शन होगा। अगर वो -100 है मतलब सिस्टम खुद से वर्क करेगा। ठीक है, अब अगर सिस्टम खुद से वर्क करेगा मतलब वो जो सिस्टम है वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है, पर अगर डेल्टा G पॉजिटिव आ गया मतलब हमको खुद से उस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा तभी वो प्रोसेस या रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। सो डेल्टा G हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर डेल्टा G पॉजिटिव आ गया मतलब वो रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव नहीं है। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको ना डेल्टा H, डेल्टा S और T की वैल्यू दे दी होगी, आपको उसको डेल्टा G फाइंड करना है और डेल्टा G फाइंड करके ये बताना है कि वो जो प्रोसेस है जो वो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो आप क्या देखोगे, डेल्टा G नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। अगर वो नेगेटिव आ रहा है हमारा डेल्टा G तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब इसको दूसरी तरीके से भी, दूसरा भी मेथड है जिससे हम ये पता कर सकते हैं
कि जो हमारा प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो देखो डेल्टा जी इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अगर बाई चांस हमारा डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब किस टाइप का प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमने देखा कि जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, है ना। पहली क्लास में मैंने लास्ट क्लास में यही बताया था कि डेल्टा एच जनरली अगर माइनस में है तो वो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था कि डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव आएगा तो भी स्पॉन्टेनियस होगा, है ना, क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू बढ़नी चाहिए, एंट्रोपी जो रैंडमनेस है वो बढ़नी चाहिए, है ना, उस रिएक्शन के बाद, तो ही वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो देखो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब दोनों ही फेवरेबल कंडीशन है स्पॉन्टेनिटी के लिए। सो डेल्टा जी हमारा क्या आ जाएगा, देखो माइनस आएगा, ये हमारा नेगेटिव में है और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ओवरऑल हमारा डेल्टा जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव आ गया मतलब हमारा प्रोसेस क्या आ गया, स्पॉन्टेनियस। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो हमेशा जो प्रोसेस है वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस ही होगा। सो आप सिर्फ डेल्टा एच और एस की वैल्यू देके भी स्पॉन्टेनिटी बता सकते हो इस, ठीक। सो लिख लो इसको, पहले तो ये फॉर्मूला लिख लिए सबके सब, ये भी लिख लिए, इसको भी लिख लो। उसके बाद लिखेंगे डिराइविंग द क्राइटेरिया फॉर गिब्स एनर्जी इक्वेशन, डिराइविंग द क्राइटेरिया फॉर गिब्स एनर्जी इक्वेशन। नहीं, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखना। When delta H is negative but delta S is positive, delta H is negative but delta S is positive, उसके बाद फिर ये लिख लो पूरा, the process will be highly spontaneous, the process will be highly spontaneous, ठीक है। तो ये जो पहला केस था, इस केस में जो प्रोसेस है बहुत क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, हाईली स्पॉन्टेनियस होगा। नेक्स्ट केस, सेकंड केस, कि मैं रब कर दूं, डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है और डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है। अब देखो ये दोनों ही, दे बोथ आर नॉट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर ए स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के लिए हम लोग बोलते थे डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये दोनों ही अपोजिट है। तो इस केस में देखो डेल्टा जी क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये टी और ये नेगेटिव। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया मतलब वो हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है। सो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो दिस रिएक्शन विल बी हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस, लिख लो। अब नेक्स्ट केस, जब दोनों ही क्या हो, नेगेटिव हो। दोनों ही नेगेटिव हो मतलब ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, ये होगा कि नहीं। डेल्टा एस नेगेटिव है, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट ओवरऑल ये क्या आना चाहिए, हमारा नेगेटिव आना चाहिए, तभी हमारा रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। मतलब इस टोटल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। ये तो मेरा डेल्टा एच नेगेटिव है ना और ये मेरा पॉजिटिव है, तो ये इस तरीके का रिएक्शन बन जाएगा, होगा कि नहीं। मेरा मिस्टेक था यहाँ पर, मैंने डेल्टा एच क्या लिया है, नेगेटिव, तो ये माइनस डेल्टा एच हो जाएगा, और डेल्टा एस क्या लिया है, नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इस केस में इट शुड बी लेस देन 0 होगा। तो अब देखो अब रिएक्शन चेंज हो जाएगा, टी डेल्टा एच शुड बी लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, क्योंकि मैं अब इसको क्या करूँगी, ट्रांसफ़र करूँगी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो ये लिखो, इफ़ टी डेल्टा एस इज लेस देन डेल्टा एच then the process is spontaneous। अब इसमें केस अगर उल्टा हो जाए, अगर दोनों ही पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा, अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो अब वो वाला केस आएगा, डेल्टा एच शुड बी लेस देन
T डेल्टा S, तभी सिस्टम क्या होगा हमारा, या प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक, सो इस केस में हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। लिख लो इसको। तो यार मैं फंस जा रही हूँ बार बार। Write down one question. Enthalpy and entropy changes of a reaction. Enthalpy and entropy changes of a reaction. Enthalpy and entropy changes of a reaction are 40.63 kilojoule mole inverse. 40.63 kilojoule mole inverse and 108.8 किलोजूल पर मोल। नहीं सॉरी, एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी की यूनिट अलग होती है, जूल पर केल्विन पर मोल। 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल रिस्पेक्टिवली। Full stop. Predict the feasibility of the reaction. Predict the feasibility of the reaction. Feasibility. Feasible. F-E-A-S-I-B-I-L-I-T-Y. Feasibility of the reaction at 27 degrees centigrade. सो हमको एंथैल्पी चेंज दिया है और एंट्रोपी, मतलब क्या क्या दिया है, डेल एच और डेल एस, और टी भी दिया हुआ है। टी कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब सारी वैल्यूज़ को आपको इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है और देखना है कि डेल जी हमारा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस जो है या रिएक्शन जो है फिजिबल है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिजिबल नहीं है। तो बना के देखिए खुद से। हाँ, बस यही रिएक्शन रखो, इसी को ही यूज़ करो। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जूल में है, ये किलो जूल में है ना। तो दोनों को या तो जूल जूल में कन्वर्ट करो या दोनों को किलो जूल में कन्वर्ट कर लो। तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, किलो जूल में, या इसको 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो कुछ भी कर सकते, मैं 1000 से चलो मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 40.63 इंटू 1000 जूल मोल इनवर्स। हाँ, 79990 आ रहा है इसमें। ठीक है, 7890, एक 1 का 100 का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। आ गया सबका? 7990। हाँ, 7990, ये हो जाएगा जूल पर मोल। ठीक है, सो ये देखो डेल जी क्या आ गया मेरा, पॉजिटिव। अगर डेल जी पॉजिटिव आ गया इसका मतलब क्या होगा, दिस प्रोसेस इज नॉट ए फिजिबल। तो आप लिख लीजिए, सिंस डेल जी इज पॉजिटिव द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका रिवर्स डायरेक्शन हो सकता है कि फिजिबल हो, बट फॉरवर्ड डायरेक्शन फिजिबल नहीं है।
हो गया। आगे बैक एक्सरसाइज का देखना, क्वेश्चन नंबर 6.18। For the reaction 2Cl converted into Cl2, what are the sign of del H and del S? del H और del S का साइन क्या होगा? क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है ना, दो क्लोरीन एटम्स हैं, वो आपस में कंबाइन होकर क्लोरीन गैस बना रहे हैं, तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो del H का साइन क्या रहेगा? नेगेटिव, है ना। एब्जॉर्ब होगी तो del H पॉजिटिव, रिलीज होगी तो del H नेगेटिव, तो इस केस में del H नेगेटिव हो गया। अब del S मतलब रेंडमनेस। अब आप देखो यहाँ पर रेंडमनेस कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है ना। पहले दो क्लोरीन के एटम्स थे, वो कंबाइन होकर Cl2 गैस बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो यहाँ पर रेंडमनेस क्या हो रही है? कम हो रही है, और रेंडमनेस कम हो रही है तो del S का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। सो लिखो आंसर, द गिवन रिएक्शन represent the formation of bonds, the given reaction represent the formation of bonds, full stop, hence energy is released therefore del H is negative, therefore delta H is negative। देख लिए। नेक्स्ट है, इसी में लिखना, फर्दर 2 moles of atoms, 2 moles of atoms, 2 moles of atoms have greater randomness, 2 moles of atom have greater randomness, 2 moles of atom have greater randomness than 1 mole of molecule, then 1 mole of molecule, full stop, hence randomness is decreases, hence randomness decreases, therefore delta S is negative। क्वेश्चन नंबर 6.19 हो गया क्या? 6.19 फॉर द रिएक्शन 2 गैस A का मॉलिक्यूल और सॉरी 2 A के एटम्स हैं और एक B का एटम है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? D बना रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको डेल्टा U और डेल्टा S की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट डेल्टा G फॉर द रिएक्शन एंड प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन में अकर स्पॉन्टेनियसली। बना लेंगे। डेल्टा G निकालना है फॉर्मूला पुट करके, और अगर वो पॉजिटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, नेगेटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा G 0 आ गया बाई चांस, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। वो रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम है। जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इक्विलिब्रियम ही है। तो अगर डेल्टा G इज इक्वल टू 0 आ गया, वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क है, कर लेंगे 6.19। Calculate the entropy change in surrounding when 1 mole of H2O is formed under standard condition. डेल्टा HF जो है इट इज़ -286 किलो जूल। एंट्रोपी चेंज निकालना है हमको। एंट्रोपी चेंज डेल्टा इज इक्वल टू होता है Q डिवाइड बाय T, और आपको Q जो लेना है वो किसका लेना है? सराउंडिंग का। तो देखो जब H2O फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो सराउंडिंग क्या कर रहा होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो उस केस में हमको Q क्या लेना होगा? यहाँ पर नेगेटिव लिखा है, आपको क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है? Q सराउंडिंग डिवाइड बाय T सराउंडिंग। सराउंडिंग का क्या टेम्परेचर है, और ये हम क्या निकाल रहे हैं? डेल्टा एस
सराउंडिंग। तो जनरली अगर आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर बोले तो रूम टेम्परेचर हम क्या लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर डेटा आपको गिवन नहीं है तो हमको आंख बंद करके सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना लेना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में चेंज करो तो कितना आ जाएगा 298। तो क्यू सराउंडिंग कितना हो गया 286 हो गया, और टी जो है हमारा कितना हो गया 298। तो वहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा सराउंडिंग का एंट्रोपी निकल जाएगा, पॉजिटिव आएगा ना एंट्रोपी। तो आपका ये क्यू भी पॉजिटिव है, नहीं समझ में आया क्या? देखो डेल्टा एफ जो है मतलब जब H2 है और हाफ O2 है ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं H2O बना रहे हैं। इस केस में जो डेल्टा एफ फॉर्मेशन है इट इज़ निगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो रही है जब H2O फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो सराउंडिंग क्या कर रहा होगा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो सराउंडिंग की जो एनर्जी है Q कितना हो जाएगा प्लस 286 होगा कि नहीं। और हम टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना लेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो जाएगा 298। तो सिंपल आपको क्या निकालना है एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्लियर है क्या? ये भी होमवर्क है 6.22, आप खुद से कर लेना। देखते हैं आप 6.1 शुरू से शुरू करते हैं। Choose the correct answer. A thermodynamic state function is a quantity used to determine the heat change whose value is independent of path, used to determine pressure volume work, whose value depend on temperature only. State function क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। स्टेट फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो आंसर क्या आएगा सेकेंड वाला। ठीक है। For the process to occur under adiabatic condition, the correct condition is Q is equals to 0. Adiabatic condition है मतलब वहाँ पर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो Q 0 होगा। The enthalpies of all element in their standard states are 0 होता है। किसी भी की एंथैल्पी जो होती है वो 0 होती है। स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पीज क्या होती हैं 0। del U naught of the combustion of methane is minus x kilojoule per mole. The value of delta H is क्या होगा? डेल्टा H क्या होगा इज इक्वल टू डेल्टा U होगा, ग्रेटर देन डेल्टा U होगा, लेस देन डेल्टा U होगा या 0 होगा। क्या हो रहा है मीथेन का कंबशन, तो इक्वेशन लिख लो मीथेन के कंबशन का। बैलेंस्ड है क्या? दो है ना, यहाँ पर कितना है? ठीक है क्या? हाँ। अब देखो यहाँ पर कंबशन हो रहा है मीथेन का, हमको डेल्टा H और डेल्टा U में रिलेशनशिप पता करना है। ठीक है। सो डेल्टा H इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था डेल्टा U माइनस डेल एन जी। ठीक है। डेल एन जी देखो क्या हो रहा है, डेल्टा एन जी जो है हमारा ये भी गैशियस है, ये भी गैशियस है, ये भी गैशियस है और ये हमारा क्या होगा लिक्विड। तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। -2 आएगा कि नहीं, रुक जाओ लिख लेती हूँ। हाँ करेक्ट है। तो अब देखो ये हमारा क्या आ रहा है, ये नेगेटिव है, ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो डेल्टा एच क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी डेल्टा यू से कैसी होगी आप देखो कंपेयर करो, कम होगी है ना। सो डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। The enthalpy of combustion of methane, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin are -893 point जो भी ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 विल बी, इसको आप होमवर्क कर लो, ये बताई हूँ शायद मुझे ऐसा लग रहा है। मेथेन का क्या हो रहा है कंबशन हो रहा है। ठीक है।
उसका आपको दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है ग्रेफाइट और डाई हाइड्रोजन का भी। अच्छा ठीक ठीक, हाँ मीथेन का कंबशन का दिया हुआ है और डाई हाइड्रोजन का दिया हुआ है और किसका दिया हुआ है ग्रेफाइट। ठीक है, इन सब का कंबशन का आपको क्या दिया हुआ है एंथैल्पी गिवन है। हमको निकालना क्या चीज़ है CH4 का फॉर्मेशन कैसे होता है। CH4 का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमारा एम क्या रहेगा, हमको जितने भी रिएक्शंस हैं उससे ये बनाना है। तो प्लस माइनस वाला जो हमने पढ़ा था ना इक्वेशन हेस लॉ से, वैसे ही करके हमको, शायद ये मैं करवा भी चुकी ऐसा लगता है ना, आपको फाइनली ये निकालना है। तो इसका आंसर क्या आ रहा था देखो तो 74.8 आ रहा था क्या, माइनस ही होगा शायद, -74.8। हाँ ये करवा चुके हैं ना, ठीक। 6.6 A reaction A plus B gives C plus D plus Q is found to have positive entropy change. The reaction will be possible at high temperature, possible at low temperature, not possible at any temperature, possible at any temperature. Entropy is positive. मतलब डेल्टा एस हमारा क्या है पॉजिटिव है। हमारा डेल्टा एस क्या है पॉजिटिव, और देखो हीट रिलीज हो रही है मतलब हमारा डेल्टा एच भी क्या होगा नेगेटिव। तो टेम्परेचर कुछ भी हो, फाइनली जो मुझे आंसर मिलेगा वो ये टोटल पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ऑब्वियसली हमेशा डेल जी क्या होगा नेगेटिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो ये हमेशा क्या आएगा डेल जी नेगेटिव, है ना। तो इट इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। क्लियर हुआ है क्या ये क्वेश्चन, अतुल क्लियर हुआ क्या? जहाँ भी आपको डाउट आता है ना इमीडिएटली पूछ लिया करो, एकदम क्लियर होना चाहिए आपको सब कुछ। इन अ प्रोसेस 701 joule of heat is absorbed by a system. 394 joule of work is done by the system. What is the change in internal energy for the process? ये फर्स्ट लॉ से बनेगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू पढ़े थे ना हम लोग, तो Q दिया हुआ है आपको, W भी दिया हुआ है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है हीट जो है एब्जॉर्ब हो रहा है तो Q क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है तो W माइनस में हो जाएगा। लिख के बता देते हैं, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होता है Q प्लस W, है ना। अब Q यहाँ पर क्या बोल रहा है हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसको हम क्या लेंगे पॉजिटिव में। एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब वर्क सिस्टम करता है तो W क्या लेते हैं हम लोग नेगेटिव। 307 हाँ 307 जूल आएगा आंसर। ठीक है क्या बन जाएगा क्वेश्चन। 6.8 द रिएक्शन ऑफ साइनाइड NS2CN with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter. Delta U was found to be minus 742.7 kilojoule per mole at 298 Kelvin. Calculate enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin. हमको क्या निकाला है एंथैल्पी चेंज, मतलब डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, हमको क्या क्या क्वांटिटी गिवन है आप देख लो। डेल्टा यू दिया हुआ है ना -742, टेम्परेचर दिया हुआ है, आर की वैल्यू तो हमको 8.314 रखनी है ना, और नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है डेल्टा एन जी। रिएक्शन से निकाल दो, रिएक्शन जो है उसमें सिर्फ हम गैशियस मॉलिक्यूल को ही क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, है ना। NH4CN प्लस 3/2 O2 gives N2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये क्या है लिक्विड है, तो डेल्टा Ng कितना आ जाएगा इस केस में, यह आ जाएगा NP
प्रोडक्ट में जितने मोल्स हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, इसके 1 इसके 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1। रिएक्टेंट साइड में 1 + 3/2 होगा कि नहीं, डाउट है इस पर कुछ, है ना। और उस वाटर को नहीं लेंगे क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में, हम डेल्टा एन जी मतलब यहाँ पर जी क्या है, सिर्फ गैशियस के मोल को ही हम कंसिडर करेंगे। सो आंसर आ जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा -1/2। अच्छा सॉरी, इसमें NH4CN गैस दिया हुआ है ना, पर ऊपर NH4CN S लिखा, सॉलिड लिखा हुआ है। ये गैस लो, इसको सॉलिड लो। फिर रिएक्शन आपकी बुक में, मेरी बुक में ये गैस लिखा हुआ था कि रिएक्शन में आपकी बुक में हाँ, बट रिएक्शन में गैस लिखा है, बट ऊपर क्वेश्चन में सॉलिड लिखा हुआ है, तो उसको सॉलिड ही कंसिडर करो, है ना। फिर उसके बाद डेल्टा एन जी निकालो, तो ये जाएगा 2 माइनस 3/2, तो ये जाएगा 1/2 प्लस आ जाएगा अब, ठीक है। सो डेल्टा एन जी हमारा आ गया 1/2, सारी वैल्यू गिवन है, आप सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आर की वैल्यू क्या रखना है आपको, 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक। 6.9 जो है मोलर हीट कैपेसिटी वाला है, जो हमारे कोर्स से हट गया है हीट कैपेसिटी, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे। 6.10 कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग। अच्छा ये भी सीपी वाला है, पर ठीक है इसको कर सकते हो आप, नहीं इसको भी, ये भी हमारी एंथैल्पी जो हीट कैपेसिटी है ना, इसको भी नहीं करते अपन, सीपी वाला भी हट गया। 6.11 करते हैं, 6.11 कर लिए क्या, नहीं किए हैं। 6.11 एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO2 इज कार्बन टू CO2 is -393.5 kilojule per mole. Calculate the heat release upon formation of 35.2 gram of CO2 from carbon and dioxygen gas. एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन आपको गिवन है, मतलब क्या गिवन है, C+O2 CO2, इसकी जो एंथैल्पी चेंज होती है वो हमको गिवन है, दिस इज गिवन। Calculate the heat release upon the formation of 35.2 ग्राम ऑफ CO2। CO2 का फॉर्मेशन जब होगा तो उस समय कितनी हीट रिलीज होगी आपको बताना है, ओके ठीक। इस केस में डेल्टा एच बताओ कितना है, माइनस, ओके ठीक। जब ये रिएक्शन हो रहा है तो इतना डेल्टा एच हमको बोलता है कि कितना ग्राम है, 35.2 ग्राम। अगर 35.2 ग्राम CO2 बनाना है तो उस केस में कितना हीट रिलीज होगा, कुछ डाउट, मतलब कुछ अपने से कुछ सोच सकते हैं क्या, कैसे सोचेंगे, परसेंटेज नहीं, सीधा यूनिटरी प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो 44 ग्राम CO2 बन रहा है, ये कार्बन का अगर आप मास निकालोगे तो 44 आएगा ना, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का ये हो जाएगा 2 × 16, तो टोटल कितना आ गया 44 ग्राम। जब 44 ग्राम CO2 फॉर्मेशन हो रहा है उस केस में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जब हमको इतना ग्राम बनाना है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे इसको, हमको बनाना पड़ेगा हीट रिलीज्ड व्हेन 44 ग्राम ऑफ CO2 is formed, कितनी हीट रिलीज हो रही है 393.5, है ना, जो भी है किलो जूल। तो हीट रिलीज व्हेन 35.2 ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म, तो ये हो जाएगा 393.5 डिवाइड बाई 44 इंटू 35.2, तो जो आंसर आएगा उतनी ही हीट क्या होगी, रिलीज होगी। क्लियर हुआ? ओके 6.12 कर लिए हैं क्या, नहीं कर लिए हैं, मैं करवाई थी, है ना। इसके बाद सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक। सो ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। हीट कैपेसिटी हमारे कोर्स में नहीं है तो इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक। बाकी जितनी भी एंथैल्पी थी वो हमने कर ली है। अब हम लोग अगली क्लास से
रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक, कौन से चैप्टर का रिवीजन पहले करना है? ऑर्गेनिक का रिवीजन। तो कौन सा चैप्टर था वो? चैप्टर नंबर 12। तो फिर पार्ट 2 लेके आएंगे कल, और उसका जो भी आपका नोट्स है उसको भी लेके आएंगे साथ में। ठीक, ओके, थैंक यू।